नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट विद वीरेंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है विभागीय खाते क्या है, यानी डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो इस चैप्टर में हम मुख्य बिंदु पे देखेंगे। पहले हमारे क्या क्या बिंदु है हमारे आज पढ़ने वाले हैं हम इस बिंदु में। विभाग क्या है, विभागीय खाते क्या होते हैं, विभागीय लेखे रखने के उद्देश्य क्या है, विभागीय लेखांकन की क्या विधियाँ हैं, प्रारूप फॉर्मेट पढ़ेंगे हम इसमें, व्ययों का बंटवारा पढ़ेंगे और अंतर विभागीय लेन देन क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है विभाग क्या है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मिस्टर एक्स व्यक्ति है, उनका एक शोरूम है, उसमें तीन शॉप्स हैं। तो गारमेंट, फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये मिस्टर एक्स के लिए तीनों कहलाएंगे डिपार्टमेंट, इन्हें हम कहते हैं डिपार्टमेंट। और इन डिपार्टमेंट्स में मिस्टर एक्स को वर्ष के अंत में अलग अलग व्यापारिक परिणाम ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए बनाए जाते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। अगर हम डिपार्टमेंटल अकाउंट की सामान्य परिभाषा देखेंगे तो वो इस प्रकार है कि विभागीय खाते, अगर हम विभागीय खाते की एक सामान्य परिभाषा देखेंगे तो वो इस प्रकार है। विभागीय खाते एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित है जिसके अनेक विभाग होते हैं, जो प्रत्येक विभाग अथवा खंड का व्यापारिक परिणाम जान जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें एग्जाम्पल में कि मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है, तो वो गारमेंट, फुटवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की इनकी शॉप है। तो इनको वर्ष के अंत में अपने तीनों विभागों का अलग अलग व्यापारिक परिणाम ज्ञात करना होगा। तो इनके इस व्यापारिक परिणाम को ज्ञात करने के लिए इनको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट, यानी विभागीय खाते। अब हम जानेंगे तीसरा हमारा पॉइंट, जो मेन पॉइंट है कि हम विभागीय लेखे रखने के उद्देश्य क्या है। कि हम जो विभाग खाता बनाते हैं तो उसमें लेखे रखने के उद्देश्य क्या है हमारे। तो हमारा पहला पॉइंट आता है प्रत्येक विभाग का अलग अलग व्यापारिक परिणाम ज्ञात करना। यानी हमारे तीनों विभाग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, तो इन तीनों विभागों का अलग अलग व्यापारिक परिणाम ज्ञात करना। व्यापारिक परिणाम ज्ञात करने से आशय है प्रॉफिट एंड लॉस, कि P&L ज्ञात करना, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना प्रत्येक विभाग का, कि इस विभाग में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ये हमारा पहला उद्देश्य है इसका डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने का। दूसरा उद्देश्य इस कारण बनाया जाता है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट कि प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता की तुलनात्मक समीक्षा की जा सके कि कौन सा विभाग कितना ग्रो कर रहा है, यानी कोई डाउन तो नहीं चल रहा कोई विभाग। इसके लिए बनाया जाता है विभागीय खाता। तीसरा हमारा पॉइंट आता है, मेन पॉइंट ये हर व्यापार में होता है कि प्रत्येक विभाग की बिक्री ज्ञात करना, कि ए और बी, सी और, तो इनमें तीनों विभाग में कितनी बिक्री हो रही है वर्ष के अंत में, कौन कितना टर्नओवर कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रत्येक विभाग में होने वाले व्ययों की जानकारी रखना, यदि आवश्यक हो तो उन पर नियंत्रण लगाना। यदि किसी विभाग में अधिक एक्सपेंसेस की जा रहे हैं किसी चीज़ पर, तो उसकी जानकारी रखना और उस पर अगर अधिक हो रहे हैं उस एक्सपेंसेस तो उन पर नियंत्रण लगाना। पांचवा पॉइंट है जिन विभागों में कर्मचारियों ने अधिक लगन तथा तत्परता से कार्य किया है या अधिक लाभ कमाया है उनको पुरस्कार देना, जिससे वे व्यापार में अधिक लगन से कार्य कर सके। ये हमारे हो गए विभागीय लेखा रखने के उद्देश्य। अब हम पढ़ते हैं विभागीय लेखांकन की विधियाँ, कि विभागीय लेखांकन की कितनी विधियाँ होती है। तो फर्स्ट है हमारी इकाई विधि, जिसे हम बोलते हैं यूनिट वाइज मेथड। सेकंड विधि है हमारी खानेदार विधि, जिसे हम बोलते हैं कॉलमनर मेथड। इकाई विधि बहुत कम अपनाई जाती है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि अगर डिपार्टमेंट 3 है तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डिपार्टमेंट ए, बी और सी डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक बिजनेस में, एक व्यापार में। तो इस तीनों डिपार्टमेंट के लिए ए, बी, सी, इन तीनों के लिए डिपार्टमेंट एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये तीनों अलग अलग बनेगा। यानी ए का अलग बनेगा, बी का अलग बनेगा, सी का अलग बनेगा, तो ये तीनों के अलग अलग बनेंगे। पर ये जो हमारी खानेदार विधि है, कॉलमनर मेथड, इसमें क्या होगा, ये जो तीनों डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ दे रखा है मैंने, इसमें आगे दे रखा है कि इसमें तीनों डिपार्टमेंट जो, यानी या तो दे रखे हैं मैंने ए और बी, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आ गए यहाँ पे ए और बी। पर उसमें यूनिट वाइज मेथड में क्या था कि अगर ए डिपार्टमेंट है तो उसके लिए डिपार्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट वर्ष के अंत में अलग से बनेगा, बी के लिए अलग से बनेगा, सी के लिए अलग से बनेगा। पर जो खानेदार विधि है इसमें तीनों डिपार्टमेंट को एक में मर्ज कर देंगे अपन,
और वर्ष के अंत में इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है जो यह निकाल देंगे। हमारा छठा पॉइंट है अंतर विभागीय लेन देन क्या है, यानी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आईडीटी कहते हैं। तो अगर आईडीटी को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, माल अथवा सेवाओं का आदान प्रदान की ये क्रिया अंतर्विभागीय हस्तांतरण कहलाती है, यानी माल अथवा सेवाओं का आदान प्रदान करना ही अंतर्विभागीय लेन देन आईडीटी है। माल अथवा सेवाओं का आदान प्रदान कैसे है? 3 डिपार्टमेंट होते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए, बी और सी, एक 3 डिपार्टमेंट के सी के व्यापारी के। तो उसमें क्या होगा, अगर ए डिपार्टमेंट को सी से कुछ माल चाहिए, या बी को ए को बी से चाहिए, या बी को सी से चाहिए, तो इन तीनों के लिए क्या होगा, अगर ए डिपार्टमेंट है बी डिपार्टमेंट से अगर माल ले रहा है कोई, अगर ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट से माल ले रहा है या बी डिपार्टमेंट सी से ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आईडीटी। इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आईडीटी कहते हैं। तो इसके लिए एक एंट्री करनी होती है, वो एंट्री है रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट डीआर टू गिवर डिपार्टमेंट, यानी जो पाने वाला डिपार्टमेंट है उसे हम डीआर कर देते हैं और जो भेजने वाला डिपार्टमेंट है उसे सीआर करते हैं। अब हमारा अंतिम पॉइंट है व्यय का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी जब हम ये बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट अकाउंट, तो इसमें कुछ मदें लिखनी होती है, तो उनका हम बंटवारा कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज इसमें। तो मैंने इसको 3 में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अलोकेबल एक्सपेंसेस और आइटम विच कैन नॉट बी अलोकेट। तो पहला पढ़ने वाले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग किए जाएंगे, जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। पर अगर देखा जाए, अगर टेलीफोन एक्सपेंसेस तो अलग समझ में आ गया, पर अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो अगर मीटर तीनों का एक जगह होता है तो वो इसमें नहीं जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो अलोकेबल एक्सपेंसेस में। फिर अपन किसी बेस के आधार पर इनको बांटेंगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अलोकेबल एक्सपेंसेस, जिसे अलोकेबल एक्सपेंस वो होते हैं जिन्हें किसी बेस के आधार पर बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट होता है बेस, जैसे बिक्री का आधार, तो जैसे कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन सेल्स सॉरी, बैड डेब्ट्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स एक्सपेंसेस हो गया। तो इन्हें हम किसी बेस के आधार पर बांटते हैं जो हमारे सेल्स का बेस हो सकता है, ठीक है। सेकेंड होता है क्रय के आधार पर, जैसे क्रय पर गाड़ी भाड़ा, क्रय पर कमीशन, लेनदार से प्राप्त नकद, छूट, इन्हें बांटते क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर, बेस के आधार पर बांटते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे घेरे गए क्षेत्रफल का आधार, यानी बेसिस ऑफ एरिया। तो उसके आधार पर कौन कौन से खर्चे बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट, टैक्स, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डेप्रेशन ऑफ बिल्डिंग। कुछ अन्य आधार भी होते हैं जिनको बांटा जाता है, जो है प्रकाश यानी लाइटिंग एंड हीटिंग, विद्युत शक्ति पावर, बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम सॉरी, आइटम विच कैन नॉट बी अलोकेटेड। थर्ड पॉइंट है ये हमारा। तो इसका मतलब है ऐसी मदों को विभिन्न विभागों में न दिखाकर सामान्य लाभ आदमी खाते में दिखाते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं, उन डिपार्टमेंट ट्रेडिंग P&L अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं। उनके लिए हमको जनरल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो वो ऐसे खर्चे हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लाभांश हो गया, डिविडेंड, आयकर, इनकम टैक्स, सामान्य संचय में हस्तांतरण यानी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऋण, लोन, ये कुछ ऐसे खर्च। अब यही पॉइंट अब हमारा यहाँ ख़त्म होता है यहाँ पर, ये आइटम विच एलोकेटेड पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की। आज तो हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट अकाउंट का बेसिक पढ़ा था कुछ, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।